दोस्तों, रिजर्वेशन की स्कीम हमारे देश में इसलिए लाई गई थी कि जिससे कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको हम सामाजिक और एजुकेशनल मतलब आप शैक्षिक तौर पर आगे ला सको। बट पॉइंट इज कि समय के साथ में उस रिजर्वेशन का कुछ लोगों ने ज़्यादा फायदा उठाया, कुछ एक्चुअल में सामाजिक तौर पर तो एलिजिबल थे, बट जब उनका इकोनॉमिक कंडीशन देखा गया तो वो रिजर्वेशन जो डिजर्व करते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा खासा लाइफ में जी रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसको नहीं। तो वहां पर एक और पिलर को कंसिडर करने का पॉइंट बनता है, दैट इज फाइनेंशियल कैटेगरी। यहां पर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसमें यह चीज क्लियर की जाती है कि कौन तो क्रीमी लेयर है और कौन नॉन क्रीमी लेयर है। क्रीमी का मतलब आप समझ गए कि जो अच्छे खासे हैं पैसों के मामले में तो वो क्रीमी लेयर हो गए, और जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, सामाजिक तौर पर वो पीछे रहे पर साथ ही साथ आर्थिक परिस्थितियां भी अभी तक उनकी फेवरेबल नहीं है, तो मोर और लेस वो नॉन क्रिमिलेयर है। तो ऐसे में ओबीसी में जो लोग भी नॉन क्रिमिलेयर होते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाने के लिए हम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आसपास में घूमते हैं या फिर ऑफिसेज में चक्कर काटते हैं कि भाई हमारा सर्टिफिकेट बना दो, तो सर्टिफिकेट पहली चीज तो बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। नंबर टू कि भाई अगर बन गया तो किसको सरकार या फिर जो भी हमारी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज है किसको बेनिफिट देंगी किसको नहीं। तो ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेट हमेशा बना रहता है। और जब भी हमारे यहां पर आप देखो, जब भी हम यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, तो रिजर्वेशन कंफ्यूजन को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स हर एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे जो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड होता है। तो ऐसे में अब गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक प्रॉपर मैनर में एक कहना कि एक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए। होता क्या है कि आपके पास में गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, आपके पास में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब है, यूनिवर्सिटीज की जॉब है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं। अब सवाल यह आता है कि इन सभी जॉब्स में कौन क्रिमिलेयर है, कौन क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर है, तो उनको क्लासिफाई करना ये अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, जिसके चलते कईयों के साथ में जाने अनजाने में गलत भी बिहेव उनको फेस करना पड़ता है सिस्टम का। तो ऐसे में एक इक्विवेलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो लाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि एक ऐसा स्केल, स्टैंडर्ड स्केल फाइनलाइज कर दिया जाए जिसके आधार पर यह क्लियर हो जाए कि जो लोग भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनमें कौन तो क्रिमिलेयर बोला जाएगा, कौन नॉन क्रिमिलेयर बोला जाएगा, और जो नॉन क्रिमिलेयर होंगे उन्हीं को फिर बाद में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर इस प्रोसेस को लेकर के क्या बातचीत आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये समझेंगे पूरा डिटेल से। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, PWOnlyIAS की तरफ से 2026 का जो लोग भी टारगेट लेके चल रहे हैं उन लोगों के लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन है। जीएस की क्लासेस के साथ में टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप भी है। सब कुछ आपको विद इन 10,000 मिलेगा। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप लिंक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहे ना तो आपको वहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे, उन पे कॉल कर लो और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। तो बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट एक्टिवली इस चीज पे काम कर रही है कि क्रिमिलेयर का जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सही तरीके से डिफाइन किया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन की जब बात आती है अदर बैकवर्ड क्लासेस में तो क्रिमिलेयर एक ऐसा आप कह सकते हो फ्रेमवर्क है या एक ऐसा स्केल है जो कि एक्सक्लूड करता है उन इंडिविजुअल्स को जो क्रिमिलेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने से, राइट। तो यहां पर कोई पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, मैंने बताया, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर देखने वाली बात यह है कि एक इंडिविजुअल प्रोफेसर है, एक इंडिविजुअल वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यूं मानो कि ग्रेड ए या ग्रेड फर्स्ट के अंदर जॉब कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि उन दोनों का क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी स्केल बड़ी गजब की होती है, वो डायरेक्टली 10वें जो 10th लेवल पे स्केल होता है वहां पर ज्वाइन करते हैं। वहीं पर आप एक इंडिविजुअल जो ग्रेड बी पे ऑपरेट कर रहा है गवर्नमेंट जॉब में, उसकी स्केल हो सकती है पेमेंट उतनी ना हो, पर दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। या फिर ये कहे कि प्रोफेसर को वहां पर भी बेनिफिट मिल रहा है कि भाई आप अपने बच्चों को रिजर्वेशन दिला सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो ध्यान होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर का जो कॉन्सेप्ट है अभी की बात करें तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कि आपके माता पिता की इनकम,
आपकी इनकम की बात कितनी है वो नहीं हो रही है, यहां पर आपके माता पिता की। आपके माता पिता की एनुअल इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब आप क्रीमीलेयर कॉन्सेप्ट में आप इंक्लूड हो जाते हैं, इसका मतलब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वहीं पर आपके माता पिता की इनकम 8 लाख से कम है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप नॉन क्रिमिलेयर होते हैं ना, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो अकॉर्डिंगली आपको उससे फॉलो करके हुए अपना रिजर्वेशन इंश्योर करना है। अब क्या है कि जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में इनकम कितनी आ रही है उसको लोग दिखाएं ना दिखाएं, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उनकी इनकम कितनी आ रही है, इन सारी चीजों को देख करके अगर एक प्रॉपर यार्डस्टिक सेटल कर दिया जाए कि भाई इसी लेवल के आधार पर हम देखेंगे कि कौन क्रिमिलेयर है कौन क्रिमिलेयर नहीं है, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बजाय कि इसके कि गवर्नमेंट जॉब में तो आप ग्रेड्स के ऊपर जा रहे हो और वहीं पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओ तो वहां पर पे स्केल की तरफ जा रहे हो। तो ये अपने आप में बड़ा ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है कहीं पर भी रिजर्वेशन फैसिलिटीज को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लीगल अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सब एक कंसल्टेशन में लगे हुए हैं कि भाई कैसे भी करके हमें यार्डस्टिक एकदम स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेनी चाहिए। वैसे हमें यह ध्यान होना चाहिए कि जब 1990s के टाइम पर हमारे देश में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था तब बहुत प्रोटेस्ट हुए थे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत जने को आप पॉपुलेशन को रिजर्वेशन अगर दोगे तो ये अपने आप में पार्शियलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं बट वो वेल टू डू फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, अच्छी खासी कंडीशन है उनकी, तो क्या वो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, केस का नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर यह प्रोविजन रखा गया था कि क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर वाले कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे, जो लोग भी नॉन क्रिमिलेयर होंगे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। शुरुआत में 1993 में क्रिमिलेयर के लिए जो थ्रेशोल्ड लेवल था वो 1 लाख रुपए का था, फिर उसको टाइम टू टाइम आगे चेंज किया गया था 2004, 2018, 2013, फाइनली 2017 में अपडेट किया गया था और वो जो आपकी है एनुअल इनकम पेरेंट्स की है ना, वो 8 लाख के ऊपर चल रही है, जिसके आधार पर मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे समझा दिया कि कौन क्रिमिलेयर और कौन नॉन क्रिमिलेयर। बट पॉइंट इज कि यहां पर हमें समझना होगा कि एक इंडिविजुअल ग्रुप ए क्लास फर्स्ट ऑफिसर है, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, है ना, या फिर वो इंडिविजुअल जो कि आप कह सकते हो एक इंडिविजुअल के पेरेंट्स की हम बात करें, पेरेंट्स या तो ग्रुप ए में है या क्लास फर्स्ट में, वहीं पर ग्रुप बी या क्लास सेकंड में है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या पीएसयू के एम्प्लॉय हैं, या आर्म फोर्सेस के ऑफिसर हैं, या प्रोफेशनल हैं ट्रेड इंडस्ट्री में, या प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, इनकम वेल्थ उनकी अच्छी खासी है, इन सारी चीजों को देख करके आप क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करते हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था उससे संबंधित रिकमेंडेशन मंडल कमीशन ने दी थी 1977 में, फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया था जब वीपी सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बट पॉइंट इज कि इंदिरा साहनी केस में फिर इसको रैशनलाइज किया गया था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर आपको दो चीजें समझ में आ रही होगी कि या तो पेरेंट्स आपके ग्रुप ए क्लास फर्स्ट या ग्रुप बी क्लास सेकंड के ऑफिशियल्स हैं तो आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते ओबीसी में, आप क्रिमिलेयर में चले जाते हैं, या फिर 8 लाख या उससे ज्यादा की इनकम है पेरेंट्स की तो भी आप वंचित रह जाते हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने से। बट पॉइंट इज कि किसको कहां पर आप इस लेयर के आधार पर क्लासिफाई करोगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल था। तो इस बात को क्लियर करने के लिए यहां पर यह कोशिश की जा रही है कि यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ के इंडिविजुअल उनकी सैलरी शुरुआत से देखें, एक प्रोफेसर लेवल की तो लेवल 10 से लेते हैं, वहीं पर ग्रुप ए पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल वो जरूरी नहीं है कि लेवल 10 से ही हो, वो और भी कम सैलरी से स्टार्ट करते हैं। तो आप सोचो कि क्या एक प्रोफेसर को और एक ग्रुप ए के इंडिविजुअल को जो जॉब कर रहा है उनको बराबर ट्रीटमेंट दोगे क्या? तो यहां पर इक्विवेलेंस लाना जरूरी है और वो इक्विवेलेंस का टारगेट रखा जा रहा है। जो इनकम और वेल्थ क्राइटेरिया है ना, केवल एक ही यार्डस्टिक डिसाइड कर दी जाए जिसके आधार पर यह डिसीजन लिया जाए कि भाई कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है रिजर्वेशन के लिए। इस बात को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी कई बार कंफ्यूजन होता है। आपको अगर ध्यान हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन लिस्ट होती है उसके कंपैरिजन में स्टेट की लिस्ट भी डिफरेंट होती है, तो वहां पर भी एक कंफ्यूजन होता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं कि सर स्टेट वाला कौन सा बनेगा, सेंटर वाला कौन बना के देगा हमें सर्टिफिकेट, उससे संबंधित फिर आपको दो दो सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ते हैं। तो बड़ी कहते हैं ना कि एग्जाम की प्रिपरेशन करे एक इंडिविजुअल, क्या ये सर्टिफिकेट बनाते रहे, तो इन चीजों को क्लैरिटी में लाना बड़ा जरूरी है।
तो ऐसे में वैसे तो 2017 में ये जो इक्विवेलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इक्विवेलेंस वाला, इस पे काम किया गया था, बट पॉइंट इज इसके ऊपर ज्यादा काम हुआ नहीं, एग्जीक्यूशन दिखा नहीं ग्राउंड लेवल पे, राइट। बट पॉइंट इज कि अब इसको थोड़ा और क्लियर किया जाए और क्रिमिलियर की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया जाए, जिसमें मेन फोकस हो जाए इनकम और वेल्थ वाइज। उसके आधार पर फिर देखा जाए कि ओबीसी में होने के बाद में आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि टारगेट हमारा आत्मनिर्भर भारत है, तो सीधी बात है आत्मनिर्भरता के लिए जो कमजोर हैं उनको सहायता ज्यादा मिलनी चाहिए, राइट। तो ये था पूरा मामला। अब देखते हैं क्या अपडेट होता है, किस तरीके से इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता। 2017 में तो हो नहीं पाया था, बट इसका होना अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। आपका क्या मानना है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।